इस वीडियो में सीएपीएफ एसी के जो प्रीवियस ईयर पेपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री में, उसमें 2017 के पेपर क्वेश्चंस देखेंगे। हिस्ट्री में 2017 में देखें तो टोटल आपके 19 क्वेश्चन हैं। तो अभी तक हम यदि हिस्ट्री को देखते हैं तो क्वेश्चंस अच्छा खासा नंबर में पूछे जा रहे हैं। एवरी ईयर जो है गुड नंबर में क्वेश्चंस, इनफैक्ट 20 क्लोज टू एवरी ईयर पूछे जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री देखा जाए तो एक लंबा आपका सेक्शन है, इन द सेंस की 3 पार्ट्स हैं। और आपके एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि हम कहीं भी हों हमें अपनी हिस्ट्री जानना जरूरी होता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है Statement 1. Nationalism in India, which was assigned a privileged position by its Western educated political leadership, was a different but a derivative discourse from the West. ये कह रहा है कि जो आपका भारत में राष्ट्रीयता है तो उसको कहाँ से प्राप्त हुआ। तो जिसे पश्चिमी देशों से शिक्षा प्राप्त भारत के राजनीतिक नेतृत्व द्वारा विशेषाधिकार प्रतिष्ठा दी गई थी, पश्चिमी जगत से भिन्न किंतु व्युत्पादित प्रोक्ति यानी डेरिवेटिव डिस्कोर्स थी। इसका मतलब क्या है ना, कि जो नेशनलिज्म इंडिया में है तो वो कहीं ना कहीं जो यूरोपियन सिस्टम जैसे आया, मान के चलो फ्रांस की क्रांति और एक्सेट्रा, या बहुत और कंट्रीज थे, तो जहाँ नेशनलिज्म चल रहा था वहां से तो जो इंडियन थे वो वेस्टर्न एजुकेशन में एजुकेटेड थे, वो यहाँ लाए। लेकिन इनका जो था वो इंडियन नेशनलिज्म डिफरेंट था देन उनसे, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे डिराइव था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है आपका। सेकंड है, इंडियन नेशनलिज्म एज ए रिस्पॉन्स टू वेस्टर्न इंपेरियलिज्म was like all such responses shaped by what it was responding to। इसका मतलब यह है कि जो पश्चिमी साम्राज्यवाद की प्रतिक्रिया, यानी कि जो इंपेरियलिज्म था, इंडिया में शासन था ब्रिटिश का, तो जो हम उसके विरोध में थे, तो वो क्या है, कभी ऐसी प्रतिक्रियाओं के समान जो उससे रूप ग्रहण करती, उसकी प्रतिक्रिया में क्या होती है थी, यानी कि देखा जाए तो जो ब्रिटिश जिस ढंग से हमें रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो उस आधार पे हमने उसको लिया। तो यस, ये सही है। जैसे ब्रिटिशर्स यदि हमसे बहुत अच्छा तरीके से बिहेव करते हैं तो हम अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। हाउएवर ये वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स है, जब तक आप इसको डिटेल में समझना मतलब बहुत मुश्किल वाला था। नेक्स्ट आपका है, द ब्रिटिश लीगल स्कॉलर्स रिलाइड ऑन इंडियन पंडित्स एंड मौलवीज फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैनन्स ऑफ अथॉरिटेटिव टेक्स्ट। जो ब्रिटिश विधिवेत्ता थे तो वो प्रमाणिक मूल ग्रंथों के अधिनियमों को समझने के लिए भारतीय पंडितों और मौलवियों पर भरोसा करते थे। सही है। देखो, जहां भी आप रूल करते हो, तो उसके आधार पे वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो सारे जानने होंगे। तो जो इंडिया में एक तरह से अभी भी बहुत सारी चीजें देखोगे कि धर्म के आधार पे चलता है, तो ब्रिटिशर्स ने मौलवी और जो पंडित थे उनसे लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, ब्रिटिश कोडिफाइड हिंदू लॉ इन 1783 एंड मुस्लिम लॉ इन 1785। अब ये देखो, ये एक क्रमिक प्रोसेस चला। ऐसा नहीं है कि आपको एक 1 ईयर में, ये एक लंबे समय तक चलता रहा एक पीरियड में। तो ये आपका गलत है। ये फिक्स ईयर में नहीं है कि एक बार लिया बैठा और वो उसको कोडिफाई कर दिया। ये एक लंबा प्रोजेक्ट था, तो वो लंबे समय तक चला। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का रहा, दादा भाई नौरोजी आर्ग्यूड दैट व्हाट वाज बीइंग ड्रेन्ड आउट वाज पोटेंशियल सरप्लस दैट कुड जनरेट मोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया इफ इन्वेस्टेड इन इंडिया। सही है। देखो, जो दादा भाई नौरोजी जी ने कहा कि जो इंडिया का सरप्लस है, यानी कि ब्रिटिश अपने यहाँ ले जा रहे हैं वो रिसोर्सेज को, या अपने कामों में यूज कर रहे हैं, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, तो वो इंडिया में यदि इन्वेस्ट किया जाता तो हमको अधिक ये फिर से न्यू अपना जो रिसोर्सेज जनरेट होता। जैसे फॉर एग्जांपल लो कि आप गए कहीं भी और आप 1000 रुपीज है, उस 1000 रुपी को आपने बर्बाद कर दिया किसी भी कारण से। अब वही 1000 रुपी यदि इन्वेस्ट आप करते तो उससे कुछ फायदा होता। अब या 1000 को लेकर के ना चलो, लाख रुपया लेकर चलो, लाख रुपया को कहीं इन्वेस्ट कर देता, किसी को आप दे देते, तो वो कोई दुकान खोल लेता या कुछ और करता, तो उससे क्या होता, रेवेन्यू जनरेट होता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, इंपीरियलिस्ट बिलीव दैट इंडिया वाज ब्राउट इनटू द लार्ज कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मार्केट एंड दैट वाज इन इटसेल्फ ए प्रोग्रेस टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। तो देखो, ये ब्रिटिशर्स का, ये इंपीरियलिस्ट का तो ये थॉट था, तो ये भी सही है। वो ऐसा सोचते थे, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है ना कि इस वजह से दादा भाई नौरोजी ने बोला नहीं। तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी इसका करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी। तो दोनों अपने आप में सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्रिप्स मिशन इज नॉट करेक्ट।
जो क्रिप्स मिशन है वो 1942 में आया। तो क्रिप्स मिशन के संबंध में जो है कह रहा कि कौन सा करेक्ट नहीं है, गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा जिसका कोई मतलब नहीं है। तो इन मार्च 1942 क्रिप्स परसुएडेड वॉर कैबिनेट टू एग्री टू ए ड्राफ्ट डिक्लेरेशन, सही है। जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल रिप्रेजेंटेड कांग्रेस टू नेगोशिएट विद द मिशन, तो ये जवाहरलाल नेहरू प्लस मौलाना आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया, तो यही आंसर आपका हो गया। द मिशन ऑफर डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर, अब डोमिनियन ये ऑफर किया लेकिन डोमिनियन लेने के लिए तैयार नहीं थे ना इंडियन। द मिशन ऑफर्ड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी आफ्टर वॉर, लेकिन इन्होंने फिक्स कुछ नहीं कहा, तो बी ए सी डी सही है, बी गलत है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट का रहा। इट वाज साइंड इन द ईयर 1765, ये सही है, दो ट्रीटी साइन हुआ था, तो ये सही है। द मुगल एम्पेयर बाय अ फरमान फॉर्मली ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड ओडिशा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी सही है। अवध वाज रिस्टोर्ड टू ईस्ट नवाब ऑन पेमेंट ऑफ 50 लाख, सही है। Banaras and surrounding tracts were discharged from Awadh and handed over to Shah Alam. No, actually बनारस नहीं, ये इलाहाबाद प्लस कारा, इलाहाबाद प्लस कारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिटैच करके जो नवाब से यानी कि अवध के नवाब से डिटैच करके शाह आलम टू को दे दिया गया, बाकी जो सारे पार्ट थे बनारस एंड ऑल वो रिस्टोर्ड कर दिया गया अवध को नवाब को। तो डी आपका गलत है, तो डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का रहा, which among the following was not the provision of Gandhi Irwin Pact? गांधी इरविन पैक्ट 1931 में ये 1931 में ये हुआ, ओके। सो आपका इसमें से जो फेलियर ये है, ठीक है ना। तो कह रहा कि इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सही है, ये सही था। क्लॉज 2 ऑफ मार्च 1931 पैक्ट डिफाइंड रिजर्वेशन एंड सेफगार्ड्स टू कवर फाइनेंशियल क्रेडिट ऑफ इंडिया, यस ये भी सही है। नेक्स्ट, द रिटर्न ऑफ कन्फिस्केटेड लैंड ऑलरेडी सोल्ड टू थर्ड पार्टी। अब ये देखो तृतीय पक्षों को पहले से ये एक्चुअल में ना ये में कंफ्यूजन एक तरह से है, लेकिन ये जो आपका डी यदि देखें कि रिजर्वेशन ऑफ 18% सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास, ये नहीं रखा गया, ये इनफैक्ट आप देखोगे कि पूना पैक्ट के बाद ये किया गया, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएटली ये गलत आपका है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इसमें भी कॉम्प्लिकेशन है, तो ये भी एक तरह से यदि मान के चलो इसकी जगह कोई और करेक्ट स्टेटमेंट रहता तो इसको आप गलत मानते, लेकिन ये इसमें से कुछ जो लैंड है वो रिटर्न किए गई, कुछ नहीं, तो इसमें मतलब ये पार्टली सही है ये, लेकिन ये आपका गलत है, ये पूना पैक्ट में ये किया गया उसके बाद। तो डी आपका इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का रहा, हु अमोंग द फॉलोइंग लीडर्स इज एसोसिएटेड विद कंसेप्ट ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी। पार्टीलेस डेमोक्रेसी का मतलब है कि देयर शुड बी नो पार्टी, एक तरह से सब लोग जो सत्ता में हैं सबकी जितनी सपोर्ट हो सकता है वो करें, और जो एक तरह से पार्टी के आधार पे पावर नहीं हो, ये हमारे जयप्रकाश नारायण का बहुत सारा चीज जो था वो एक तरह से मतलब वैसे सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही था, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनका बहुत डिफिकल्ट चीजें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859 इज करेक्ट। तो ये इंडिगो रिवोल्ट के संबंध में ये कह रहा कि 1859 में जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ उसके संबंध में कौन सा कथन सही है, तो कह रहा इट ब्रोक आउट एट पूना एंड अहमदनगर, नो ये बंगाल में मेनली। इट वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स एक्चुअल में जो है वो आपके बाद में आते हैं, मेनली जो है ब्रिटिश प्लांटर्स थे, ब्रिटिश प्लांटर्स। इट वॉज सपोर्टेड बाय द इंटेलिजेंसिया ऑफ बंगाल, यस ये जो है ये बंगाल के जो देखोगे कि नील दर्पण और बहुत सारे जो लिखे गए बुक्स, तो जो बंगाल के बुद्धिजीवी हैं इसको बढ़ावा दिया, ये सही है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इट वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द पेटी जमींदार्स एंड एक्स एम्प्लॉयज ऑफ द प्लांटर्स, नो एक्चुअल में ये बड़े जो जमींदार थे प्लांटर्स थे उनके लिए, एम्प्लॉय एक्स एम्प्लॉयज ऑफ प्लांटर्स ये नहीं थे, तो सी इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, which one of the following statements about English Education Act of 1935 is not correct? तो मैकाले मिनट्स ऑफ मीटिंग इसको कहते हैं,
मैकॉले मिनट्स ऑफ मीटिंग, sorry, Macaulay Minutes of on Education, sorry, on Education. It was proposed by Governor General William Bentinck on advice of Macaulay T.B. Macaulay. Okay, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ये नोट करेक्ट कर रहा है। इट मेड इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये सही है। एक्चुअली उन्होंने ये एक तरह से बोला कि इंटायर जो वन गुड इंग्लिश ब्रिटिश लाइब्रेरी is worth more than entire literature of India and Arabia. Okay, so English पर जोड़ दिया गया। C है with the formal institutionalization of English as the language of instructions, the stage was set for a new direction of Indian education. सही है, एक तरह से एक ऐसे सोसाइटी का एक तरह से निर्माण की, मतलब ये कह सकते हो कि कलर्कियल क्लास की जो कलर और ब्लड में वो इंडियन हो लेकिन टेस्ट में ब्रिटिशर्स हो, तो उस टाइप। नेक्स्ट, टू द एग्जिस्टिंग ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन फ्रेश अवार्ड्स ऑफ स्टाइपेंड टू स्टूडेंट्स एंड द पब्लिकेशन ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट वेयर टू कंटिन्यू। नहीं, यही एक्चुअल में गलत है कि जो ब्रिटिशर्स ने कहा कि यदि हम जो ओरिएंटल में यानी कि जो रीजनल यहाँ के लैंग्वेज हैं उसमें यदि स्कॉलरशिप और ये सपोर्ट करते रहे तो फिर इंग्लिश का प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो इस वजह से बेटर है कि जो भी हमको स्कॉलरशिप और ये सारी चीजों को देना है वो इंग्लिश वाले को दें और बाकी जो ओरिएंटल लैंग्वेज है उनको हम कम करें। ओके, सो डी इसका इनकरेक्ट हो गया, तो डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड द सुजेरेनिटी ऑफ किंगडम ऑफ विजयनगर। तो ये संगम सबसे पहले हरिहर और बुक्का ने स्टेब्लिश किया, फिर तलुबा तलुबा और अराबिदु, और ये तलुबा या तुलुब से ही ये जो कृष्णदेव राया जो सबसे प्रतापी उसके थे, और लास्ट में जो है अराबिदु। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया किस ये के तहत किया गया, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के तहत, सॉरी 1858 के तहत, जो यानी कि 1857 की क्रांति हुई उसके बाद ही इसको ये बनाया गया। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैच कह रहा है कि लिस्ट 1 में ऑथर है और लिस्ट 2 में बुक है। तो हरमन कुलके, तो हरमन कुलके ये जो हैं, तो हरमन कुलके ने द स्टेट इन इंडिया 1000 से 1700 के बीच में ये लिखा है। नेक्स्ट आपका है ब्रजदुलाल चट्टोपाध्याय। तो ब्रजदुलाल चट्टोपाध्याय ने लिखा है द मेकिंग ऑफ अर्ली मेडाइवल इंडिया। ओके, नेक्स्ट पीटर जैक्सन लिखे हैं द दिल्ली सल्तनत ए पॉलिटिकल एंड मिलिट्री हिस्ट्री। अब लास्ट में जो एक बच गया सुनील कुमार, द इमरजेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत एडी 1192 से 1296। अब ये 1192 में क्या होता है, मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और उसका वध कर देता है, ऐसा माना जाता है जो भी है। और 1296 में क्या होता है, ये 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पावर में आता है। तो ये आपका तो 3412, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में मैच करने के लिए कह रहा है ये ऑफिशियल और इनका ऑफिस हेड किस ये है। तो समाहर्त्री, आज भी देखो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो यानी कि डीएम या डीसी जिसको होते हैं समाहर्ता कहते हैं। समाहर्ता एक तरह से वो क्या हुआ कि समाहर्ता का मतलब है कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू। एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखो वो होते हैं, कलेक्टर का मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला। ओके, नेक्स्ट है समनिधात्री। तो समनिधात्री क्या है, ये ट्रेजरर है। ओके, नेक्स्ट आपका है संस्थाध्यक्ष। तो संस्थाध्यक्ष जो है वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ मार्केट है, और ये जो है अंतर्वंशी का जो है वो क्या है, चीफ ऑफ द पैलेस गार्ड। तो ये आपका 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 1, 2 3 4 1, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स एंड मीनिंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो टर्म और मीनिंग में से कौन कह रहा करेक्टली मैच नहीं है। खालिसा, ये है विलेज whose income went directly to the state treasury। तो ये खालिसा विलेज जिसका जो इनकम था डायरेक्टली ट्रेजरी विलेज, ये ट्रेजरी स्टेट ट्रेजरी में गया, ये स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट है मौजा।
रिबेलियस टेरिटरी नहीं, मौजा का मतलब इन द सेंस होता था रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो, या आज भी जैसे गांव वगैरह को भी आज के डेट में जैसे गांव में देखोगे तो मौजा, मतलब ये किस मौजा में है, तो आप बताओगे इस मौजा में आपका गांव या जो भी लैंड रेवेन्यू वाला ये है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये पेयर गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इनाम, लैंड अलॉटेड टू लर्नेड एंड रिलीजियस मैन, ठीक है, तो इनाम मिला। जागीर, टेरिटोरियल असाइनमेंट गिवन टू मनसबदार इन ल्यू ऑफ सैलरी, तो ये भी आपका डायरेक्ट ही आसान था, तो कंफ्यूजन आपका ए और बी में था, तो बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स द फर्स्ट एक्सटेंट और ट्रू आर्च इज फाउंड। ट्रू आर्च का मतलब एक तरह से ये ऐसे है, और प्रॉपर इस ढंग से जो है, मतलब ये प्रॉपर सपोर्ट के बिना ये कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना, ये तो इस ढंग से जो बना, ठीक है, तो इस ढंग से जो बन रहा था वो उसको जो कहते थे वो ट्रू आर्च कहते थे। ओके, तो ये इसमें प्रॉपर पिलर देने की जरूरत नहीं है थी। तो ये कौन सा था, ये टॉम्ब ऑफ सुल्तान बलबन, जो बलबन था उसका मकबरा, वो उसमें, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नोट करेक्ट, तो ये नोट करेक्ट कह रहा है। तो शराफ काई वॉज ए मिनिस्टर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, तो शराफ काई अलाउद्दीन खिलजी का एक मंत्री था, तो ये स्टेटमेंट सही है। अंडर गियासुद्दीन तुगलक, मुफ्तीस वेयर वार्नड नॉट टू ill treat any of their officials for a small amounts taken over and above their salary। अब ये देखो, जैसे गयासुद्दीन तुगलक के अधीन मख्तिसों यानी मुफ्तियों को यह चेतावनी दी गई थी कि वो अपने अपन नहीं, अपने एक्चुअल में, ठीक है ना, अपने किसी भी अधिकारी के साथ उसके वेतन से अधिक और ऊपर ली गई छोटी राशि के लिए दुर्व्यवहार न करें, यानी कि ऐसा नहीं हो जैसे अलाउद्दीन खिलजी या कुछ ऐसा कि उसका जितना ये गलत करता है तो उसका मांस निकाल लो और ये कर लो, तो ठीक है ये। अरेबिक वर्ड मशालिक अफसार गिव्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इक्ता सिस्टम अंडर मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी आपका सही है। मार्को पोलो हैज नोट मेंशन्ड अबाउट पर्ल फिशरी ऑफ तुतिकोरिन, एक्चुअली मेंशन किया है, मेंशन्ड, तो ये नोट नहीं होगा, तो यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो यही आंसर आपका डी हो जाएगा, तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलाहाबाद प्रशस्ति इज करेक्ट, तो ये भी देखो वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सब लाइन को याद नहीं रख सकते हो, तो इसको आप देख लोगे एक बार कि कुछ इलाहाबाद प्रशस्ति, देखो ये सब कभी कभी क्या होता है ना कि इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को पढ़ो कि अच्छा ये क्या लिखा हुआ, ये हमारे हिस्ट्री की चीज है, तो उसमें से, तो इसको कभी भी मैंने एक बार अच्छा फ्री टाइम में देख लो कि डिफरेंट लाइंस में क्या क्या वो लिखा हुआ है। ओके, so it clearly presents the Gupta Empire as the epicenter of a complex web of varied political relationship। तो यही आपका सही है, क्योंकि जो गुप्ता जो है समुद्रगुप्त एक तरह से उसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसमें उसी के संबंध में है, तो ये सही है आपका, बाकी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गुप्ता पीरियड इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट ये आपका पूछ रहा है, तो कह रहा फोर्स्ड लेबर यानी विस्टी बिकेम मोर कॉमन देन बिफोर इन दिस पीरियड। फोर्स्ड लेबर वो बन गया इंपॉर्टेंट, ये कैरेक्टरिस्टिक सही है। नेक्स्ट, a passage in the Vishnu Purana refers to the Guptas enjoying all the territory along the Ganga up to Prayag। Yes, ये भी स्टेटमेंट सही है। The Mehrauli inscription suggests the Chandragupta fought against a confederacy of enemies in Bengal and also led a campaign into the Punjab। ये भी सही है। नेक्स्ट है सौराष्ट्रबाज नोट ए पार्ट ऑफ गुप्ता एम्पायर। सौराष्ट्रबाज भी, सौराष्ट्र वाज ऑल्सो पार्ट ऑफ गुप्ता एम्पायर। सो ये डी आपका इनकरेक्ट हो गया, तो डी ही आपका जो है वो सही हो गया। ओके, गुप्ता एम्पायर यदि देखा जाए तो एंशियंट टाइम में एक फेमस एम्पायर था, और उसमें से समुद्रगुप्त एक तरह से मतलब उसे इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है, और रिवर्स में कह सकते हो क्योंकि नेपोलियन बहुत बाद पैदा हुए, समुद्रगुप्त पहले पैदा हुए। लास्ट क्वेश्चन इस ईयर में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैंड टेन्योर सिस्टम इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट ये कह रहा है तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया थ्री कैटेगरीज ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम जमींदारी, महलवारी एंड रैयतवाड़ी वेयर इंट्रोड्यूस्ड। ये सही है, इसका हमने देखा भी है कि किसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट, अंडर जमींदारी सिस्टम लैंड वाज हेल्ड बाय वन पर्सन और एट द मोस्ट बाय ए फ्यू ज्वाइंट ओनर्स हु वेर रिस्पांसिबल फॉर
द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये भी सही है। अंडर द महालवाड़ी सिस्टम द एग्रीकल्चरल लैंड बिलोंग टू द गवर्नमेंट। नो, महालवाड़ी का मतलब है कि एक महाल, यानी कि वो गांव को बिलोंग करता था, वो एक विलेज है, वो बिलोंग करता था, और वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करके सरकार को देते थे, गवर्नमेंट को देते थे, लेकिन वो जो लैंड है उनके बिलोंग करता था। तो ये सी आपका गलत हो गया, तो सी ही आंसर हो गया। नेक्स्ट है अंडर रैयतवाड़ी सिस्टम द इंडिविजुअल होल्डर्स हैड द परमानेंट राइट ओवर लैंड एंड वे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ लैंड। तो रैयतवाड़ी में रैयत डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल थे, किसान डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल थे, महलवाड़ी में पूरा गांव कलेक्ट करके देगा और जमींदारी में जमींदार कलेक्ट करके देंगे। तो ये सिस्टम था, तो सी इसका इनकरेक्ट हो गया। तो ये आपके 19 क्वेश्चंस हो गए। तो इस प्रकार हमने 2017 का कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 2016 का देखेंगे। ओके, थैंक यू।